अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ हसनात मलिक। आज हम 3 अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब, उनकी लगता है ब्रेकें फ़ेल हो गई हैं। वो फील्ड मार्शल से उन्होंने मुलाकात क्या कर ली, वो तो मशवरे देने से बाज ही नहीं आ रहे हैं और हर रोज़ एक नया मशवरा लेकर वो मैदान में दाखिल होते हैं। और आज तीसरे कॉलम में उन्होंने कुछ नई अल्फाज का सहारा लिया है और इस लफाजी की बुनियाद पे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ अगर आवाम की अक्सरियत है, जमहूरियत है, तो दूसरी तरफ अस्करियत भी जो है वो उतनी अहम है जितनी अक्सरियत। तो ये जो नए मार्केटिंग मैनेजर इस्टेब्लिशमेंट को मिल गए हैं, अब ये बाज नहीं आ रहे हसनात मलिक साहब, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो कुछ नए नुकात आए हैं। और अदील सरफराज साहब ज़रा देख भी लिया करें यार हमें ये उनके मोबाइल पे कुछ नुकात हैं जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ जो नई पॉलिसी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कुछ नए SROs जारी किए गए हैं जजों से मुतल्लिक, जो सदारती एक रूल्स एंड रेगुलेशन आए दिन जारी किए जाते हैं। और आइन में प्रेसिडेंट को ये अख्तियार दिया गया है कि जजेस की तैनाती के बाद उनकी तनख्वाहें, उनकी छुट्टियों और दूसरी मराहत के हवाले से सदर ममलकत ये रेगुलेशन जारी करते हैं। उन नए रेगुलेशन के तहत अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी बाख्तियार किया गया है छुट्टियों के हवाले से, और वो छुट्टियां दे भी सकते हैं, मनसूख भी कर सकते हैं। तो ये जो नया जो अब आया है पॉलिसी और SROs, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरी जो एक अहम चीज़ है, वो कल सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो एक बार फिर लगी हैं। और कितना इम्कान है कि 9 मई के ज़मानत के केसेस जो हैं, कल इनका कोई फ़ैसला हो जाएगा और लास्ट हियरिंग पे क्या हुआ था, इस सब के हवाले से हम बात करेंगे। हसनात मलिक से हमारे साथ मौजूद हैं पहले तो मेरे ख्याल में हसनात मलिक साहब, हम सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब को भुगता लें, क्योंकि सोहेल वड़ाइच साहब ने आज एक अपने अल्फाज को जोड़ के, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो थोड़ी सी शेर व शायरी की प्रैक्टिस करता था, तो मैं क्या करता था कि एक लफ्ज़ को पकड़ के उसके हम वज़न और हम काफ़िया जो अल्फाज हैं 8-10 का, वो इकट्ठा करके ना, वो हम काफ़िया अल्फाज, तो उन सारे अल्फाज के पीछे एक एक जुमला जोड़ के मैं पूरी नज़म तैयार कर लेता था। इसको कहते हैं इंस्टेंट फार्मूला। तो मुझे लगता है कि सोहेल वड़ाइच साहब भी जो हैं, पहले अपने अल्फाज के वज़न पे दूसरे अल्फाज की तलाश करते हैं, हम काफ़िया, और फिर उसके ऊपर पूरा फ़लसफ़ा झाड़ देते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें अक्सरियत नाराज़ हो या ना हो, अस्करियत नाराज़ नहीं होनी चाहिए। और यही अक्सरियत और अस्करियत की जो है, इन्होंने अभी एक नई बहस छेड़ी है और इसमें साबित करने की कोशिश की है कि ये जो भारत से जंग हुई है पाकिस्तान की, उसके बाद जो अस्करियत है वो भी उतनी अहम है जितनी अक्सरियत है। यानी कि अब सोहेल वड़ाइच साहब जो हैं, जारी बात है पहले सहाफ़ी हैं जो फील्ड मार्शल से जिनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद मोहसिन नकवी भी सहाफ़ी नहीं थे? मोहसिन नकवी भी सहाफ़ी थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई मशवरा देने की हिम्मत नहीं की या कोशिश नहीं की। और सोहेल वड़ाइच साहब ने अपनी खिदमात पेश की हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और वो जिस तरीके से अब इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ जो है वो अब सामने नज़र आ रही है। तो मुझे पहले ये बताएं कि एक तो जो पहला उनका कॉलम था जिसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए थे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से, एक ख़ास तौर पे ये एक बैनुस्सतूर एक पैगाम ये था कि इमरान खान अगर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें 9 मई के वाक़यात के ऊपर। अब ये जो सिद्क़े दिल से माफ़ी का पैगाम दिया गया सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम में, तो मुझे तो वो हल्फ याद आ गया कि मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। अब वो हल्फ जो है हमारे अस्करी क़यादत ने भी उठाया होता है, और यानी कि अस्करियत ने भी उठाया होता है, और अक्सरियत भी हर दफ़ा उठाती है जब हुकूमत बनाती है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो अस्करियत का हल्फ है वो बड़ी नौजवानी के आलम में उठाया गया होता है, और वो नौजवानी उसके बाद कभी कोई हल्फ नहीं होता, ना कोई शायद मुड़ के देखता है, ना किसी को याद होता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ PMA काकूल में, जब आप पास आउट होते हैं, अफसर बनते हैं, तो वो हल्फ उठाते हैं, और ये कि मैं कभी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लूँगा। तो वो जो अस्करियत का हल्फ है वो बज़ाहिर
सोहेल वड़ैच साहब कह रहे हैं कि वो हावी है अक्सरियत के हल्फ पे, ठीक है। और अक्सरियत का जो हल्फ है उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि ये उतना ही आम है जितना अस्करियत है। जी जी। तो आपको क्या लगता है सोहेल वड़ैच साहब क्या बेचना चाह रहे हैं? और उन्होंने जो मवाजना किया है अक्सरियत और अस्करियत का, ये तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, उनके 3 कॉलम हैं। एक तो उनको देखें, उन्होंने वो एक कॉलम उन्होंने लिखा था कि मैं अस्करियत के भी ज़ेर अताब रहा हूँ, और उन्होंने ज़ियाउल हक दौर से ले के जो कुछ उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने, इवन बाजवा साहब के दौर में भी उनके साथ जो कुछ होता रहा, और वो सारा कुछ बयान किया। तो वो इस तरह मेरे ख्याल में, मेरी ये राय में, वो भी ज़ेर अताब रहे हैं। वो कहते हैं कि अस्करियत ने उनको भी टफ़ टाइम दिया है। दूसरा, जो सोहेल वड़ैच साहब कहते हैं माफ़ी की बात, देखें ये इनफॉर्मली बात होती थी कि जी 9 मई में एक जो अटैम्प्ट थी ये एक, लेकिन मसला ये है कि जो केस बना है वो नहीं बना। जो बात इनफॉर्मली बताई जाती है कि एक अटैम्प्ट थी एक इंटरनल कू की, 9 मई में एक प्लानिंग थी पूरी पीटीआई की कि अंदर जो है वो एक किस्म का एक मसला बनाया जाए, और जिस तरह लाहौर में वहाँ जब दावा बोला गया जिना हाउस में, तो वहाँ जिस तरीके से फिर आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, तो ये अब अगर वो अटैम्प्ट थी तो ये है कि फिर आप वही केस बनाएं। फिर जो लोग चाहे इंटरनल कुछ लोग थे उनको भी उसमें शामिल करें, चाहे इमरान खान है चाहे जो भी, फिर वो केस बनाए। केस आपने बनाया है कि जी चक्री के करीब जो है वो इमरान खान मुलाकात करते हैं अपने लोगों से, और पुलिस वाला एक जो है वो टेबल के पास बैठता है और वो कहता है कि जी इमरान खान कह रहे हैं कि जब मुझे गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने हमले करने हैं हर जगह। अब वो जो स्टोरी है वो बिकने वाली नहीं है। लेकिन ये जो 9 मई पे बड़े अरसे से एक बात हो रही है कि जी जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी पीटीआई की तरफ से उस वक्त तक मामला नहीं चलाया जाएगा। अब ये इस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है, लेकिन क्या जो 8 फरवरी को हुआ उस पर कौन माफ़ी मांगेगा? इद्दत केस जिस तरह चलाया गया, जिस तरीके से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ भी, यानी उसकी वाइफ को सामने खड़ा करके जो जिस तरीके से वहाँ जिरा करवाई गई, उसकी माफ़ी भी कोई होनी चाहिए मेरे ख्याल है। तो फिर अगर इधर चार्जेस हैं कि जी 9 मई में ये हुआ है और जो भी हुआ, तो फिर ये देखें कि जनरल पाशा 2012 में जो पीटीआई लाए फिर वो भी माफ़ी मांगी जाए। फिर जनरल जिलानी वाली भी माफ़ी मांगी जाए जो नवाज शरीफ को लाए। तो ये सारी माफ़ियाँ फिर इकट्ठी हो जाएं तो मामला चल जाए। और फिर 2024 के जो इलेक्शन, हाँ वही 8 फरवरी की बात है। 8 फरवरी की। तो मेरा ख्याल है कि माफिया दोनों तरफ से मांगी जाए तो फिर बात। ये आपके ख्याल में सोहेल वड़ैच साहब को आपने कहा कि उन पे भी बड़े जुल्म सतम होते रहे माजी में, तो आपको क्या लगता है कि अब इस उम्र में इस मरहले में आके सोहेल वड़ैच साहब थक गए? और नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें वो एक सक्सेस समझ रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले कॉलम में कहा कि मैं 3 साल से लगा रहा मोहसिन नकवी कि जी मेरी मुलाकात करा दें, तो मोहसिन नकवी पैगाम देते थे मुलाकात, वो यहाँ से गए ब्रसल 2 घंटे की उनकी मुलाकात हुई। वो हर एक की अपनी अपनी राय है, वो समझते हैं कि बीइंग ए जर्नलिस्ट उनकी बड़ी एक सक्सेस है कि उन्होंने एक इनफॉर्मल कहें या जो भी इंटरव्यू किया, जो भी बातें की, मे भी अभी कोई और बातें वो किसी 2 घंटे में तो बहुत कुछ बातें होती हैं। और मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और कल जिस तरह उन्होंने तस्वीर भी फील्ड मार्शल साहब के साथ सोशल मीडिया पे सेल्फी जारी की, या जो तो उससे वाज़ेह है कि सोहेल वड़ैच साहब इसको सक्सेस समझ रहे हैं। और वो यही कह रहे थे कि हर जब भी कोई आर्मी चीफ आता है तो मेरा उनके साथ एक इंटरेक्शन रहता है, और मेरा ये है बज़ाहिर ये लग रहा है कि सोहेल वड़ैच साहब के 3 कॉलम से ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आगे भी जो कुछ हो, जो अस्करियत की पॉलिसी है वो उन तक पहुँचे, और वो इस किस्म का कॉलम या इस तरह का नहीं करना चाह रहे कि कोई चीज़ लिखें जिससे ये हो कि फिर कल कोई कहे कि जी नहीं फिर आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। बहरहाल यही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि एक मुलाकात की खातर जो है सोहेल वड़ैच साहब ने इतना बड़ा जो अपनी तरफ से आप कह सकते हैं कि सोहेल वड़ैच साहब ने इतनी बज़ाहिर लगता है कि कुछ शराइत थी जो फील्ड मार्शल की तरफ से थी या उनके इदारे की तरफ से थी इस मुलाकात के लिए, और सोहेल वड़ैच साहब जो हैं अब उन शराइत पे भरपूर अंदाज में पूरा उतर रहे हैं। दूसरा उन्होंने मशवरा दिया जी माफ़ी का कि जी इमरान खान माफ़ी मांगे, तो बात वही बात जो हमने की कि भाई फिर दूसरी साइड से जो कुछ हुआ, जो 26 नवंबर या अब जो कुछ हुआ,
फिर ये है कि अगर ये माफ़ी से ही सारा काम है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अदलिया ख़त्म कर दीजिए। ये 27 लाख रुपए जो फ़ी जज हमें और 2 सिविक गाड़ियाँ जो पब्लिक एक्सचेकर से लग रही हैं, माफ़ी से ही मामला हल होने। तो शहबाज शरीफ साहब को बिठा दें, वही फैसले करें। मुझे तो ये लगता है इमरान खान माफ़ी मांगे ना माने, सुहेल वड़ाइच ने अस्करियत से माफ़ी मांग ली और सुहेल वड़ाइच ये कह रहे हैं कि मैं सारी उम्र झक मारता रहूँ, ये जो अमरीत के ख़िलाफ़ मैंने इतनी कुर्बानी दी है और इतनी मुश्किलात उठाई हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन आज उन्होंने मजूला जान साहब आज कहा पॉलिटिकल स्पेस दें, और बज़ाहिर लगता है कि ये बात भी उन्होंने उठाई है कि आपको पॉलिटिकल स्पेस देनी है। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि एक वक्त ये होता था कि बहस ये छिड़ती थी कि फ़ौज को कितनी स्पेस मिलनी चाहिए, अब बहस ये छिड़ रही है कि सियासतदानों को कितनी स्पेस मिलनी चाहिए। ये भी सुहेल वड़ाइच जैसे माशाल्लाह सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों की बदौलत है कि आज सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि जमहूरियत को भी स्पेस दें। ये जमहूरियत के लिए स्पेस मांगा जा रहा है या जमहूरियत का कोटा मांगा जा रहा है। उसकी एक झलक मैंने आज के कॉलम में भी मैं आपको बताता हूँ। वो लिखते हैं सुहेल वड़ाइच साहब, माना कि अक्सरियत गैर मुनज़्ज़म है, अच्छा मतलब फ़ौज की तरह डिसिप्लिन नहीं है। ये आप सुहेल वड़ाइच साहब की सोच देखें आप। माना कि अक्सरियत के नुमाइंदे अक्सर करप्शन करते हैं, अच्छा अक्सरियत के नुमाइंदे ही करते हैं, अस्करियत के तो बिल्कुल नहीं करते। सुहेल वड़ाइच साहब अगर करते भी होंगे तो वो उन्होंने कभी रिपोर्ट तो किया नहीं, ना वो कर सकते थे। माना कि इनमें से अक्सर ना अहल हैं। जी हाँ, अहल तो जनरल मुशर्रफ थे, अहल तो जो है जनरल ज़ियाउल हक थे। ये सुहेल वड़ाइच साहब की सोच है कि अक्सर ना अहल हैं। वो अहलियत का क्या मयार है वो भी आप सुहेल वड़ाइच साहब बताएंगे। अच्छा, माना कि उनकी गवर्नेंस में गलतियां हैं, माना कि वो बैनुल-अक़वामी हसासियत को समझने में नाकाम है, यानी खारजा पॉलिसी भी। अच्छा, सब कुछ जो आज तक होता रहा है वो सियासतदान ही करते रहे। ये खारजा पॉलिसी, गवर्नेंस, पता नहीं सुहेल वड़ाइच साहब किस दौर में, किस दुनिया में, किस सियारे पे रह रहे थे कि ये सारी गलतियाँ और नाअहली जो है उन्होंने सियासतदानों यानी कि अक्सरियत के ऊपर डाल दिया। और बाय द वे ये अक्सरियत भी क्या अक्सरियत थी जो अस्करियत की मदद से ही बनती रही है, ठीक है ना। तो ये एक तरफ तो बड़ा उन्होंने क्लियर लाइन ड्रा कर दी है और दूसरी तरफ वो ये मानने को तैयार नहीं सुहेल वड़ाइच साहब कि ये जो अक्सरियत की जो जिक्र कर रहे हैं ये भी अस्करियत की अक्सरियत थी, ठीक है ना, इन्हीं के पैदा किए हुए थे। और बड़ा आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखें सियासतदान बहुत गलत है लेकिन मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़े सा स्पेस जो है वो अक्सरियत को भी दे दी जाए। यानी अक्सरियत के लिए सुहेल वड़ाइच साहब अक्सरियत के लिए भीख मांग रहे हैं अस्करियत से कि थोड़ी सी स्पेस दे दें अक्सरियत को भी। आगे जा कहते हैं कि इनमें ज़्यादातर ये भी माना कि अक्सरियत के नुमाइंदगान इतने तालीम याफ्ता, इतने अहल हैं कि वो हुकूमत को मौसर तौर पे चला सकें। यानी कि जनरल मुशर्रफ जैसे लोग जो थे वो मौसर तौर पे चलाते थे और बाद में जो लोग आए ये मौसर तौर पे नहीं चलाते थे। ये अब आप अंदाज़ा करें कि सुहेल वड़ाइच जैसा सहाफ़ी जो है वो मुवाजना कर रहा है जर्नैलों और सियासतदानों का, जबकि आइन में इसकी गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन क्या है सुहेल वड़ाइच साहब हैं। अच्छा, आगे जाके कहते हैं कि लेकिन ये सब मानते हुए ये भी मानना पड़ेगा कि अक्सरियत के बगैर अस्करियत चल नहीं सकती, ठीक है। ये भी माना जाए कि सिविल के बगैर फ़ौज मजबूत नहीं रह सकती। ये भी माना जाए कि मार्शल में नुमाइंदगी नहीं होती इसलिए वो गैर मकबूल और नाकाम होते हैं। ये भी माना जाए कि अक्सरियत को साथ चलाने और अहल बनाए बगैर, उनकी राय शामिल किए बगैर दुनिया का कोई कामयाब निज़ाम नहीं हो सकता। यानी कि थोड़ा सा सियासतदानों की मतलब भीख मांगी जा रही है जमहूरियत के लिए। ये जो अक्सरियत की बात कर रहे हैं, क्या ये जो मौजूदा सिविलियन हुकूमत है उनकी बात कर रहे हैं, ये जो 8 फरवरी के ओरिजिनल इलेक्शन का जो मैंडेट था उसकी बात कर रहे हैं? अब यही तो सुहेल वड़ाइच क्योंकि बगैर ये लग रहा है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, और मामला ये है कि अगर अक्सरियत की बात है तो अक्सरियत तो एक तरफ आप कह रहे हैं अक्सरियत माफ़ी मांगे, मतलब अक्सरियत तो 8 फरवरी को वाज़ेह बात है किसके साथ थी। वो जो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, तो ये जो सुहेल वड़ाइच साहब जैसे साफ़ी है ना, ये वो नादान दोस्त हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के कि जो अस्करियत से भीख मांग रहे हैं कि यार सियासतदानों को भी थोड़ी स्पेस दे दें। मतलब ये एक सहाफ़ी का ये काम है कि वो स्पेस मांगे। सहाफ़ी का तो काम है वो देखे आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। मैं तो उस सुहेल वड़ाइच को पढ़ना चाहता था कि जो सुहेल वड़ाइच लिखता कि ये मार्शल है, ये आइन से गद्दारी है और ये जनरल मुशर्रफ ने भी की थी, उसको भी सजाए मौत हुई थी और फ़ौज का कोई काम नहीं है, वो बैरकों में जाए। मैं तो उस सुहेल वड़ाइच को पढ़ना चाह रहा था।
मगर ये सोहेल वराइच तो मुझे लगे हैं कि ये कोई मुशाहिद हुसैन है या मलिया लोधी हैं कि जो फ़वाइद भी उठाते रहे हैं मुशर्रफ के दौर में भी और ज़ियाउल हक के दौर में भी, और ज़ेर-ए-ताब रहे हैं, ज़ेर-ए-ताब भी रहे हैं, लेकिन बाद में फिर क्या करते रहे। तो ये मुझे लगा नहीं कि ये वो सोहेल वराइच हैं कि जिन्होंने कोई कुर्बानियाँ दी होंगी या तकलीफें देखिए उठाई अभी होंगी। कॉलम 3 लिखे हैं, 2 घंटे की मुलाकात है, मे भी अभी 2-3 कॉलम और आ जाएं तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाए। चलें ठीक है, मेरे ख्याल में आप आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, और उनमें से सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जजेस के इंतकाल पर नई पॉलिसी जारी की गई है कि एक फोकल पर्सन मरूम जज की तदफीन के इंतजामात में मदद करेगा। अब मदद क्या होगी, माली मदद होगी, क्या होगी? नहीं, फूल चादर चढ़ाई जाएगी, चादर चढ़ाएगी, या उनकी तदफीन के अखराजात, ये वैसे बताएं, या उनकी जो बॉडी को फ्लाई करना अगर पड़े एक शहर से दूसरे शहर में। फोकल पर्सन बाकायदा हुई हैं कि भाई जी वो कब्र पे अगर एक ऑफिशियल है वो नहीं मौजूद होगा तो दूसरा फोकल पर्सन होगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये तो एक आपने इतना बड़ा प्रोटोकॉल का जो दफ्तर खोला हुआ है, अब उसको 24 घंटे आपने कह दिया वो ड्यूटी पे रहेगा, कोई भी जज किसी वक्त लेकिन भी मर मतीउल्लाह सकता जान है साहब ना। जिसने एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एंडोर्स किया, हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली क्या उसको चादर चढ़ाएगा? और ये यानी ये मतलब है ये भी कुछ बताएं ना इसकी तरफ अब कि देखें जो ना, जजेस का रोल रहा है। अब मसला मुझे ये ये है ना बताएं इस कि पे क्या? ये जजेस जो है ना, ये बिल्कुल पेटी भाइयों को आज तक उन्होंने कभी कटारे में नहीं खड़ा किया। और तो और जो नैब का चेयरमैन था, हाँ। आपको याद है वो नेवी के फंसी बुखारी होते थे, उनको भी बुला लेते थे। लेकिन जब एक सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज बदनामे ज़माना जावेद इकबाल जब वो नैब का चेयरमैन बना, तो सुप्रीम कोर्ट में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसको भी बुला के पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हैं नैब के अंदर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में किसी को हिम्मत नहीं हुई। और दूसरा तो ये अच्छा, चीज़ जो है ना, ये अच्छा इसमें एक courtesy कह और लें या चीज़ जो भी हुई कह है लें। कि भाई जो असल इसमें खबर है, क्योंकि ये पॉलिसी जो जितने डिसीजन है याहिया अफरीदी साहब ने अक्टूबर से लेके अगस्त 15 तक की हैं, ये सारे public पब्लिक है। कर दिए। ठीक है। इस मामले में क्रेडिट दें याहिया अफरीदी साहब को कि उसमें एक चीज़ की गई है कि जी 28 फरवरी गालबन 28 जुलाई तब्दीली लाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बैरून मुल्क दौरे करेंगे वो सिर्फ करेंगे गर्मियों की छुट्टियों में या विंटर हॉलीडेज़ में करेंगे, जो दिसंबर का आखिरी हफ्ता। इसके अलावा प्राइवेट विजिट वो कंडीशनली 4 कंडीशन लगाई हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। क्या वजह है? क्या ये जजेस को बगैर इतलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस के हवाले से कोशिश है कि ये किसी प्लेटफॉर्म पे बात ना करें, इनकी ज़बान बंदी की जाए, मुख्तलिफ बार को भी पैगामात हैं कि इनको ना बुलाया जाए। इधर भी बगैर ये SOP है कि याहिया अफरीदी NOC देंगे, किसी वक्त भी छुट्टी जो है वो रिवोक कर सकते हैं। और ये चीज़ें वेबसाइट पे लगाना जजेस को तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक डिसिप्लिन में, जिस तरह स्टूडेंट किसी स्कूल कॉलेज में होता है ना कि उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए। सिर्फ स्टूडेंट की मिसाल क्यों दी है? डिसिप्लिन पे तो फौज की मिसाल देते हैं लोग। हाँ, वो डिसिप्लिन बड़ा सख्त होता है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी को आप क्या जनरल याहिया अफरीदी तो ना करें ना। हाँ, तो मतलब है कि- याहिया तो याहिया ही हाँ, होता है। हाँ। बहरहाल लेकिन बात यह है कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या बज़ाहिर ये लग रहा है कि कई यूनिवर्सिटियाँ बैरून मुल्क बुलाती थी मंसूर अली शाह को, अतर मिनल्ला को और कई जजेस को, तो अब ये लग रहा है कि बज़ाहिर एक अटैम्प्ट है कि NOC एक तो चीफ जस्टिस देगा। अभी आपको याद है सऊदी अरब नहीं जाने दिया मंसूर अली शाह को तो याहिया अफरीदी ने। अब भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि डिसेंटिंग जजेस ना उनको उनसे आईनी तशरीह करवाई जाए, ना उन्हें बेंच में कोई शामिल किया जाए। अब बाहर भी उनको बाकायदा सारे बताने पड़ेंगे वजूहात जिन बुनियाद पे वो जाएंगे, फिर याहिया अफरीदी के पास इख्तियार है कि वो NOC दें या ना दें। तो ये एक नई जो है ना 26वीं तरमीम के बाद जजेस पे जो है वो एक पाबंदी किस्म की लगी गई है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस का जो रवायती तौर पे 26वीं यानी तरमीम से पहले जो एक ओहदा था जी। उसकी एक इज़्ज़त थी, एक वक़ार था, उसका वैसे एक एहतराम होता था, उसको अदलिया का बाप कहते थे। अब तो मुझे लगता है कि ये कोई बाहर से बंदे को बुला के बाप का रुतबा दे दिया गया है और उसके हाथ में डंडा दे दिया गया है और कि वो पूरे ख़ानदान वालों को डिसिप्लिन करे। मतलब वो जो एक नेचुरल रिस्पेक्ट होती है ना, उसकी बजाय अब चीफ जस्टिस को SHO बनाया गया है। और वो SHO बनाने का मकसद ये है कि वो छड़ी से हाँकता फिरे, जैसे वो चरवाहा नहीं होता जो वो भेड़ों के रेवड़ को हाँकता है, तो और उसके साथ एक शेफर्ड डॉग होता है जो उनको सही लाइन में रखता है।
तो मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस को अब इंतज़ामी तौर पे बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ज़्यादा एक बज़ाहिर पावर दी गई हैं, और ये इसका बेसिक नहीं, मकसद लेकिन ये है। ये रजिस्ट्रार लेवल के काम अब चीफ जस्टिस से करवाने हैं। चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार में फ़र्क है कि जी छुट्टी के लिए पहले आप जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो बताना पड़ेगा। फिर जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो है कि 2 कारें होंडा सिविक जो हैं वो मिलेंगी जजेस को। वो तो पुरानी ही मिल रही हैं कि जी एक अपने इस्तेमाल के लिए और एक फैमिली के इस्तेमाल के लिए। और ये है कि रिटायर्ड जज जो है वो जब इस्लामाबाद आएगा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की, तो वो भी दी जाएगी। और ये जो एक किस्म का मामला समझ नहीं आ रही कि ये जो मराद हैं, चले एक तो तनख्वाह है 600 लीटर पेट्रोल, 2 गाड़ियाँ, फिर रिटायर्ड जज का क्या है कि जी रिटायर्ड जज को जो है वो क्या रिटायर्ड जज को पेंशन नहीं मिल रही? क्या वो सारी ज़िंदगी हमारे पब्लिक एक्सचेकर के पैसों से ही उसको वो निज़ाम चलाता रहेगा कि जी उसका आज कोई पोता आ रहा है, कोई नवासा आ रहा है जी, उसके लिए भी गाड़ी सुप्रीम कोर्ट की जा रही है जी। यहाँ अभी कुछ खबरें हैं जब कोई डिमांड की गई, तो ये समझ नहीं आ रही कि ये मराद का जो मामला है, कौन सा काम इस वक्त अदलिया जो है वो हम कहें कि जी बड़े लोगों के राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, आइन प्रोटेक्ट हो रहा है कि जी ठीक है जजेस को जो है मरा, ये मेरा तो ख्याल है कि अब ये जो मराद है इन पे नज़रसानी होनी चाहिए। मगर टू बी फेयर देखें, जजेस की जो रिटायरमेंट के बाद की मराद है वो कि जर्नैलों के रिटायर होने के बाद या ब्यूरोक्रेट्स के रिटायर होने के बाद मिलने वाली मुराद से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है। या तो सारों की फिर मुराद ख़त्म करें ना, आप सिर्फ जजेस की हम कैसे बात कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो भी रूलिंग तबका है ना, चाहे वो जजेस हैं, चाहे जर्नैल हैं, चाहे ये सियासतदान हैं, इन सब ने हाल ही में अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली हैं, मुराद भी बढ़ा ली हैं। और मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जितनी भी ये मुराद जजेस को दी गई हैं, ये एक सियासी रिश्वत है जो इन जजेस ने कबूल की है। और ये जिस तरह का चीफ जस्टिस को अब SHO और थानेदार बनाया जा रहा है बाकी जजों के ऊपर, ये तो मुझे लगता है कि ये एक किस्म का मतलब ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि जज की छुट्टी रिवोक कर देगा जी चीफ जस्टिस? ये अमेंडमेंट हुई है ना कि भाई किसी टाइम पे भी जो है वो, और बाकायदा आपको लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी बैरून मुल्क जहाँ होंगे। हाँ, लाइव वीडियो या तस्वीर तो नहीं शेयर करनी। अब ये मैं हैरान हूँ कि आप इससे ज़्यादा, फिर भी जज तो आप खुश होंगे, लेकिन ये चीज़ें वेबसाइट पे आके ये क्या मैसेज क्या दिया जा रहा है कि जजेस को। अच्छा, एक और भी इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है कि भाई जो है वो ट्रांसपोर्ट का तो हमने बता दिया कि जी इनकी जो 2 गाड़ियों का मामला है, इसके अलावा क्लबों की रुकनीत भी है भाई। अच्छा, क्लबों की रुकनीत, इस्लामाबाद क्लब भी जो है बहुत एक एलीट का क्लब समझा जाता है, वहाँ पे भी इनको पोलो वगैरह जजेस ने खेलनी होती है, वहाँ भी फिर एग्जैक्टली वहाँ पे भी हैं। और अच्छा, वो एक और चीज़ भी, हाँ जी, एक और चीज़ आई है कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट जारी होंगे इख्तलाफी नोट या वो जब मेन जजमेंट आएगी तभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगेगी। हाँ, अब ये देखें ना कि डिसेंटिंग जजेस को किस तरह डिस्करेज किया जा रहा है और किस तरीके से अब ना एनी बेंच जजमेंट मेजॉरिटी लिखेगा ना मिनॉरिटी जजेस फिर अपनी जजमेंट शेयर पता है आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कौन सी अपलोड होगी और बाद में। इसका मतलब ये है कि जो जजेस इख्तलाफ करेंगे ना, वो पहले अपना नोट जो है बाकी जजेस से शेयर करेंगे। ठीक है, होता तो ये है ना कि बाकी जजेस अपना अक्सरियती जजेस जो है वो फैसला लिख देते हैं और फिर जो जजेस इख्तलाफ करते हैं वो उस फैसले से इख्तलाफ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है कि पहले जो इख्तलाफी नोट है वो शेयर किया जाएगा, उसके बाद वो मेन जज के जजमेंट के साथ अपलोड होने का मतलब यह है कि जो इख्तलाफी नोट में नुक्ते उठाए गए हैं, हो सकता है वो अक्सरियती जजमेंट जो है वो उसके साथ उस इख्तलाफी नोट को पढ़ने के बाद जो है वो अपलोड की जाए। ठीक है ना, क्योंकि आई एम श्योर कि जो अक्सरियती जजमेंट एक दफ़ा शेयर हो जाए सारे जजों से, फिर वो तब्दील नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो तय है। तो जो इख्तलाफी नोट वाले जजेस हैं, अगर वो इख्तलाफी नोट लिख चुके हैं और अगर अक्सरियती जजेस वो जजमेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या वो अगर इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस ने ताख़ीर कर दिया है या वो अभी तैयार नहीं है, तो क्या अक्सरियती फैसला भी अपलोड नहीं होगा? या अक्सरियती फैसला अगर पहले अपलोड हो जाएगा? अक्सरियती भाई मिनॉरिटी जो व्यू है वो उस वक्त तक नहीं वेबसाइट पे आएगा जब तक मेन जजमेंट नहीं लिखी जाए। इसका यानी जब तक जस्टिस अमीन नहीं लिखेंगे, मिनॉरिटी भूल जाए, चुप करके घर बैठ जाए, कोई उनकी जजमेंट कहीं बाहर नहीं आ सकती। अब बेशक वो 4 महीनों में ना लिखें, 5 महीनों में, आप देखें ना फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल
के हवाले से जजमेंट नहीं आ रही। बाजार ये लग रहा है कि इसका वेट किया जा रहा है कि पहले इम्प्लीमेंट हो जाए। हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही। हाँ वो भी देखें, वो पहले नोट आ गया था वो वेबसाइट पे नहीं चढ़ाया गया। तो खैर अच्छा, आखिरी कल याहिया अफरीदी साहब की सबराई में 3 रुकनी बेंच इमरान खान की 9 मई के केसेस के हवाले से जमानतों के केस सुन रहा है। तो क्या लग रहा है याहिया अफरीदी साहब क्या करेंगे? वो तो टेक्निकल जज हैं, मतलब है कि जिरका जूरिस्प्रूडेंस है उनकी, इधर भी खुश कर दो उधर भी खुश कर दो। बगैर ये लग रहा है कि जो रिमार्क्स दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने, 2 जजेस ने, कि जी वो मास्टर माइंड थे 9 मई के और उनकी बेल नहीं, ये एक्सपेंड कर देंगे, मे भी जमानत दे भी दें, लेकिन मेरिट पे नहीं जाएंगे याहिया अफरीदी साहब। वो बगैर उनका लग रहा है कि मुझे लगता है कि 9 मई के मुकदमात में याहिया अफरीदी साहब कोई पतली गली फिर भी तलाश करने की कोशिश करेंगे और फौरी तौर पे ज़मानत या दीगर फ़ैसला करने की बजाय इस मामले को फिर हफ्ता 2 हफ्ते के लिए आगे ले जाएंगे। इसकी वजह यह है कि अभी हाल ही में जो सोहेल वड़ैच साहब ने फील्ड मार्शल साहब के हवाले से माफ़ीनामे की शर्त का जो ज़िक्र किया है, ऐसे माहौल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को ज़मानत मिलने से फिर जो PTI का बयानिया है और इमरान खान का बयानिया है वो इस माफ़ी मांगने वाले बयानिए पे हावी हो नहीं। लेकिन ये बताएं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था उसने तो डैमेज ऑलरेडी कर दिया। 4 नीचे ATC अदालतों ने वही थ्योरी मानी कि जी इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दी, वो मास्टर माइंड। अब याहिया अफरीदी साहब मेरिट पे नहीं जा रहे, जिस तरह वो कहते हैं मेरिट पे बात नहीं करनी, वो रिमार्क्स अगर एक्सपेंज भी कर दें तो क्या उसका? मेरे ख्याल में याहिया अफरीदी मेरिट पे नहीं भी जाएंगे ना तो वो ये भी इम्कान है कि वो कहें कि ज़मानत भी नहीं बनती। अच्छा ठीक है मेरिट वाले रिमार्क्स क्या पता ज़मानत दे दें, कौन से इमरान खान बाहर आए? नहीं, बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो जो 9 मई के ऊपर एक नया बयानिया अब आ गया ना माफी फील्ड मार्शल साहब की तरफ से, जो एक चीज़ आ गई है, एक शर्त आ गई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो किसी किस्म का इसके ऊपर बड़ा क्लियर आपको लगता है कि कहीं कोई जज भी ये कह दे कि यार माफ़ी मांगो, हमारी जान छुड़ाओ? मतलब है ये इस तरह भी हो सकता है कि यार हमारा इंस्टीट्यूशन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, क्योंकि फिर कानून इंसाफ तो नहीं हो रहा ना। मसला ये है कि ड्यू प्रोसेस फेयरनेस के तकाज़े तो पूरे नहीं होते। फिर तो 9 मई अगर उन्होंने किया तो फिर अदालतों ने तो सिर्फ फैसले सुनाने। आप ये कह रहे हैं कि कोई जरगा जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर लेंगे याहिया अफरीदी नहीं कि वो कहें कि यार माफ़ी मांगो, ये हमसे भी ज़ाहिर बात है इस वक्त डैमेज कहेंगे नहीं, देखें, लेकिन उनका अगर उन्होंने एडजन कर दिया तो उनका मतलब यही होगा कि भाई आप सोच लें, जो भी ऑफरें आ रही हैं वो कहेंगे नहीं, अपने मुंह से माफ़ी का नहीं लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मज़ीद इस मामले को लटकाया जाएगा और इमरान खान को माफ़ी वाली पेशकश के ऊपर सोचने के लिए मज़ीद मोहलत दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये, लेकिन इसकी अगर ज़मानत दे भी देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, बयानिया इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा। वो जो अभी नया बयानिया आ गया ना मार्केट में, हाँ ये बात है, वैसे तो वो बड़ा डैमेज हो जाएगा। अगर 9 मई में इमरान खान को अगर जमानत मिल जाती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत का केस और सोहेल वड़ैच का जो केस है वो तो कमज़ोर हो गया। सर बात ये है कि इस वक्त जो मौजूदा रजीम है, चाहे जज है, चाहे साफ़ी है, चाहे जो भी, उनके हवाले से वाज़ेह पैगाम है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट। ये दरमियान में नहीं कि जज जो है वो बैलेंस करें। आज अगर याहिया अफरीदी ने 4 महीनों में 9 मई के फैसले कंक्लूड कराए, हुकूमत को फेवर मिली उस फैसले से, तो दूसरी तरफ जो है वो ज़मानत दे दें। अव्वल तो बताया जाता है कि याहिया अफरीदी साहब ने 1-2 जगह जहाँ रेजिस्ट करने की कोशिश की, इस वजह से भी अभी उन पे उतना पूरा ट्रस्ट नहीं किया। मैं आपको एक और बात कहूँ, याहिया अफरीदी साहब प्रोसिक्यूशन से ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई आप ये केस कितने जल्दी इसका ट्रायल जो है ख़त्म कर सकते हैं। वो कहेंगे जी हमें 2 महीने दें, वो कहेंगे नहीं 2 महीने बहुत ज़्यादा है, अच्छा मैं 1 महीना और देता हूँ, आप इसको ट्रायल कंक्लूड करें। अच्छा, इसमें बेंच में मियां गुल हसन भी हैं, वो जिन्होंने अमन फील्ड में इमरान खान इसको नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ज़मानत दी थी, और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुई थी कि इन्होंने और अतर मिन अल्लाह ने पूरा केस तबाह कर दिया, ज़मानत में इतना कुछ लिख दिया। और यहाँ अब क्या हालात चेंज हो गए हैं कि मेरे ख्याल में ये 2-1 से ज़मानत जो है रिजेक्ट भी हो सकती है और इसको फाइनली डिसाइड भी किया जा सकता है। या एक और काम ये हो सकता है, उन्होंने कंफर्म होना है इसको हाई कोर्ट में जो है वो रेफर कर दिया जाए, रिमांड कर दिया जाए कि 1 महीने के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर इसका फैसला करें। ये भी हो सकता है, ठीक है, और फिर हमें बताएं। वो 1 हफ्ते का भी टाइम दे सकते हैं, 2 हफ्ते का भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो नया बयानी आया है ना, माफ़ी वाला जो प्रोपेगेंडा शुरू है, इसके पता क्या हुआ है, पहले ये बहस हो रही थी कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। अब इस नए बयानी की वजह से अब ये बहस छेड़ दी गई है
बशुक्रिया सोहेल वड़ाइज कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, मांगेंगे नहीं मांगेंगे, मतलब टोटली एक बहस का जो फ्रेमवर्क है वही तब्दील करने की कोशिश की गई है, जो ऑब्वियसली इतना देर पा नहीं होगा। वापस सवाल वही फिर आ जाएंगे कि वो इमरान खान बाहर कब आ रहे हैं। मगर वक्ती तौर पे मुझे लगता है कि इस बयानिए को जो नया बयानिया गढ़ा गया है कि वो माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, उसको तक़वियत मिलेगी। और इस माहौल के अंदर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वाले बेंच की तरफ से भी फौरी ज़मानत का इम्कान मुझे नहीं लगता इमरान खान के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान। MJ TV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।